प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस में आज अपन बात करेंगे जीवन बीमे की। देखिए, अभी तक बीमे को अपन ने पढ़ा, बीमे की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, आदि बातों के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है। अब इंश्योरेंस को अपन ने प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा था, एक तो सामान्य बीमा और एक जीवन बीमा। जीवन बीमे से अपना सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि हम जब किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा करते हैं तो वो जीवन बीमा कहलाता है, और जीवन बीमे के अतिरिक्त शेष जितने भी बीमे हैं उनको अपन सामान्य बीमे की श्रेणी में रखते हैं। तो यदि आप थोड़ा सा इतिहास देखें तो जीवन बीमा करने का कार्य हिंदुस्तान में एक LIC संस्था हुआ करती थी, केवल मात्र वही जीवन बीमे का कार्य करती थी। लेकिन परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां बदलने के साथ साथ निजी क्षेत्र का बीमे के व्यवसाय में प्रवेश हुआ और प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनियां आई, और आज LIC के साथ साथ बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो जीवन बीमे का कार्य करती हैं। लेकिन आज भी जीवन बीमे से संबंधित अधिकांश कार्य जो है वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास ही है। लेकिन ये बात भी सही है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां उसको बराबर चुनौती दे रही हैं और एक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का विकास हो रहा है। अगर अपन जीवन बीमे की बात करें कि जीवन बीमा क्या चीज़ होता है, तो देखिए, इसको हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि जीवन बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो दो पक्षकारों के मध्य, बीमित और बीमाकर्ता के मध्य हो रहा है, जिसमें बीमित एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है और उसके बदले में बीमाकर्ता जो है उसको एक निश्चित समय अवधि के पश्चात या मृत्यु हो जाने के पश्चात एक निश्चित धनराशि, पूर्व निर्धारित धनराशि देने का वचन देता है। तो इसमें देखिए, बीमा अनुबंध है तो जीवन बीमा भी एक अनुबंध है, सामान्य सी बात है। दो पक्षकार बीमित और बीमाकर्ता होते हैं। बीमित जो स्वयं का बीमा करवा रहा है, और बीमाकर्ता यानी एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी, LIC आप कह सकते हैं या कोई भी हो सकती है। बीमित जो है वो एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, निश्चित प्रतिफल का भुगतान कर रहा है, और उस प्रीमियम के बदले में बीमाकर्ता जो है उसको क्या गारंटी दे रहा है कि एक निश्चित समय अवधि के पश्चात या उस समय अवधि के दौरान यदि पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो दोनों में से किसी भी घटना के घटित होने पर एक पूर्व निर्धारित धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। यानी राशि कितनी होगी वो पहले से डिसाइड है, पहले से निर्धारित है। बीमाकर्ता भी जानता है और बीमित भी जानता है कि कितनी राशि का भुगतान होना है या किया जाना है। तो ये दो पक्षकारों के बीच का जीवन बीमा अनुबंध है। तो यदि अपन इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, चूंकि जीवन बीमा को हमने एक अनुबंध की संज्ञा दी है, तो अनुबंध की संज्ञा दी है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें अनुबंध से संबंधित कुछ लक्षण होने चाहिए। अनुबंध के सामान्य लक्षण क्या होते हैं वो अपन सभी जानते हैं कि इसमें दो पक्षकार हों, तो यहाँ भी दो पक्षकार हैं, बीमित और बीमाकर्ता। एक पक्षकार प्रस्ताव रखे तो प्रस्ताव कौन रखता है? बीमित पक्षकार, यानी जो बीमा करवाना चाहता है वो प्रस्ताव रखता है। स्वीकृति कौन प्रदान करता है? बीमाकर्ता, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बीमे के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। देखिए, आपने इंश्योरेंस कराने के लिए फॉर्म भरा और फॉर्म भरकर आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया। ये फॉर्म को प्रस्तुत करना या फॉर्म को देना और इंश्योरेंस कंपनी ने फॉर्म की आपको रिसीट दे दी कि फॉर्म प्राप्त हो गया है, ये बीमे की कोई गारंटी नहीं है। अभी सिर्फ आपका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उस पर विचार करेगी, उसके बाद उसका निर्णय लेगी, स्वीकृति लेगी।
तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है। फिर अनुबंध करने की क्षमता, जैसे सामान्य अनुबंध में अपन जानते हैं कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो अनुबंध करने की क्षमता यहाँ भी जरूरी है। स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, और प्रतिफल कंसिडरेशन। अपन जानते हैं कि बीमित पक्षकार जो है एक धनराशि का भुगतान करता है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, और वही इसका प्रतिफल है। आप प्रतिफल देते हैं, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी दे रही है। तो ये तो जो सामान्य अनुबंध के लक्षण हैं वो बीमा अनुबंध में भी होने जरूरी हैं, जीवन बीमे में भी जरूरी हैं। तो ये तो हुए सामान्य लक्षण। अब कुछ लक्षण जो हैं वो जीवन बीमे के विशिष्ट लक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें जैसे पहला आता है परम सद्विश्वास या अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, बीमे को हम परम सद्विश्वास वाला अनुबंध मानते हैं, चाहे वो जीवन बीमा हो और चाहे वो सामान्य बीमा हो। परम सद्विश्वास का मतलब ये है कि यहाँ जो अनुबंध होता है वो दोनों पक्षकारों के विश्वास पर बहुत अधिक टिका हुआ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपके पास अनुबंध से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो जानकारी आपको दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। देखिए, सामान्य अनुबंध में तो परम सद्विश्वास का नियम लागू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक दूसरा पक्षकार आपसे पूछे नहीं, आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बीमे में ऐसी बात नहीं है। यानी यहाँ आप समझते हैं कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो अनुबंध को प्रभावित कर सकती है, तो आपको वो जानकारी दूसरे पक्षकार को देनी जरूरी होती है। यही परम सद्विश्वास का अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में जो दूसरी बात आती है वो होती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। अब बीमा योग्य हित अपन पहले भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके हैं। बीमा योग्य हित से तात्पर्य ये होता है कि आप जिसका भी बीमा करा रहे हैं, जिस भी विषय वस्तु का आप बीमा करवा रहे हैं, उसमें आपका आर्थिक हित जुड़ा हुआ होना चाहिए। आर्थिक हित से मतलब है कि उस विषय वस्तु के या उस व्यक्ति के बने रहने से आपको आर्थिक रूप से लाभ होता हो, और उसके नष्ट होने से, उसकी मृत्यु हो जाने से, उसके खराब हो जाने से आपको आर्थिक रूप से नुकसान होता हो। तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित कहलाता है। तो जब अपन जीवन बीमे की बात करते हैं तो देखिए, जीवन बीमे में कुछ इस प्रकार के संबंध बताए गए हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये मानकर चलती है कि इस व्यक्ति का या इस पक्षकार का दूसरे पक्षकार के साथ बीमा योग्य हित होता है। यानी वहाँ आप उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जीवन बीमा ये मानकर चलता है कि एक व्यक्ति का स्वयं के जीवन में बीमा योग्य हित है, यानी आप अपना बीमा करा रहे हैं तो बीमा योग्य हित आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से पति का पत्नी के जीवन में और पत्नी का पति के जीवन में बीमा योग्य हित जो है वो माना जाता है। इसी तरह से एक ऋणदाता का ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित माना जाता है, क्योंकि आपने लोन दिया है और मान लीजिए ऋणी लोन लेने वाला मर जाए तो आपका लोन डूब सकता है, तो आपका उसके साथ आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक साझेदार का दूसरे साझेदार के साथ बीमा योग्य हित है, क्योंकि साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी फर्म आपकी जो है वो समाप्त हो सकती है। इसी तरह से किसी कंपनी का उसके जो योग्य निपुण कर्मचारी हैं, एक्सपर्ट जो उसके कार्मिक हैं, उनके साथ बीमा योग्य हित होता है। इसी तरह से एक एजेंट का नियोक्ता के जीवन में बीमा योग्य हित है। इसी तरह से एक नौकर का नियोक्ता के जीवन में जो है वो बीमा योग्य हित होता है। इसी तरह से प्रतिभू का सह प्रतिभू के साथ बीमा योग्य हित होता है। 3 लोगों ने मिलकर लोन दिया, अब मान लीजिए 3 में से किसी एक की मृत्यु हो जाए
तो दोनों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। तो सहप्रतिभू के साथ बीमा योग्य हित माना जाता है। इसी तरह से प्रतिभू का मूल ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित है। जैसा मूल ऋणी को अगर कुछ हो जाता है तो प्रतिभू के हितों पर उसका असर पड़ता है। तो ये तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये मानकर चलती है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता का संतान के जीवन में और संतान का माता पिता के जीवन में बीमा योग्य हित नहीं होता है। इसी तरह से भाई बहनों का आपस में, भाई भाई का आपस में, बहन बहन का आपस में बीमा योग्य हित नहीं माना जाता है। तो जीवन बीमे में दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित बताना आवश्यक होता है, जब ही बीमा हो सकता है। अब अपन लाइफ इंश्योरेंस में यदि अभिगोपन की बात करें, अभिगोपन अंडरराइटिंग, इसका मतलब ये है कि इसमें कौन कौन सी जोखिमें हैं, रिस्क हैं, जिसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी को ये निर्णय लेना है कि हम इस बीमे के प्रस्ताव को स्वीकार करें या न करें। तो उसमें देखिए कई प्रकार की संकट हैं। तो उसमें जैसे पहला आता है भौतिक संकट, फिजिकल हैजार्ड। जो व्यक्ति बीमा करा रहा है उसकी आयु कितनी है, उसका सेक्स लिंग क्या है, उसकी शारीरिक संरचना गठन कैसा है, वो बहुत अधिक मोटा है, बहुत अधिक पतला है, तो ये सब किसी बीमारी को दर्शाते हैं। इसी तरह से उसके परिवार का इतिहास क्या है, परिवार में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। इसी तरह से उसकी शौक क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, तो ये शारीरिक रूप से उसको कमज़ोर बनाती है। तो भौतिक संकट जिस व्यक्ति का भी हम बीमा कर रहे हैं उस व्यक्ति विशेष से संबंधित बातें हैं जिनका इंश्योरेंस कंपनी अध्ययन मूल्यांकन करती है। फिर कार्य संबंधी संकट, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ कितना पॉल्यूशन होता है, कितना हो हल्ला, आवाज़, धूल, धुआं ये होते हैं। इसी तरह से आपके वर्किंग आवर्स कितने कम या ज़्यादा हैं। वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका आपके शरीर पर विपरीत असर पड़ेगा। कार्य के दौरान आपको कितना रेस्ट मिलता है, क्या क्या आपको वेतन सुविधाएं आदि प्राप्त होती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो कार्य संबंधी संकट के अंतर्गत आती हैं, जिसका कि बीमा कंपनी अध्ययन मूल्यांकन करती है। फिर तीसरा इसमें आता है नैतिक संकट। नैतिक संकट से मतलब ये है कि देखिए इसमें नैतिक संकट में हम ये देखते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां जो हैं हमको एक कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, एक मन में शंका पैदा होती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि ये व्यक्ति बीमा तो करा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का, लेकिन इसके साथ कोई बीमा योग्य हित जो है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिर इसी तरह से मान लीजिए आपकी आय तो बहुत कम है, लेकिन आप उस आय की तुलना में बहुत बड़ी राशि का बीमा करा रहे हैं। बहुत बड़ी राशि में आपको जाहिर सी बात है कि प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। फिर बहुत बड़ी उम्र में आप पहली बार बीमा करा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी के कान खड़े होते हैं कि क्या चक्कर है कि इतनी बड़ी उम्र में व्यक्ति जो है इतनी ज़्यादा राशि का बीमा करा रहा है, तो उसके पीछे क्या उसकी मंशा, क्या उसकी भावना हो सकती है। तो नैतिक संकट यही है कि इंश्योरेंस कंपनी को आँख खोलकर सारी स्थिति परिस्थिति को देखना होता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी आदि की गुंजाइश तो नहीं। और लास्ट इसमें आता है आंतरिक संकट। देखिए आंतरिक संकट से मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस का काम एजेंट करता है मेनली, तो एजेंट जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद के कमीशन के लिए बीमे के प्रस्ताव को आंख मीच कर स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में एजेंट जो है उसको कमीशन प्राप्त होता है, जितना वो बिजनेस करेगा उतना उसको कमीशन मिलेगा। तो कहीं एजेंट ऐसा तो नहीं कर रहा है कि केवल खुद के स्वार्थ के लिए वो अधिकाधिक राशि का बीमा करता जा रहा है और उसका
वो सारी चीज़ों का, प्रस्ताव का अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ उसमें निहित है। तो ये कुछ संकट हैं जो इंश्योरेंस में बीमा कंपनी को देखने होते हैं।